चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने सिंटैक्स की आगे की कहानी। तो अभी तक आप लगभग 10-11 रूल तो देख ही लिए होंगे, और हर रूल में विशेष करके हम इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर ठीक से चुन लिया जाए तो हमारा वर्ब आराम से चुना जा सकता है। अब ये भी बात है कि रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, लेकिन हमेशा एक बात ख्याल रखिए कि रूल्स चाहे कितने भी हों, अगर नियमित तौर पे उन्हें देखा जाए, उनका रिवीजन किया जाए, तो फिर आपको वो परेशान नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो आपके दिमाग में सेट भी हो जाएंगे। और भी बात क्या है कि ये तो भाषा है, यानी कि अगर हम लगातार रीडिंग हैबिट्स कंटिन्यू रखें और पढ़ते समय अगर इन चीज़ों का ख्याल रखें कि ये रूल्स आ रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, तो फिर ये सब खुद ब खुद ही याद हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये सब रूल्स आपको फाइनली आसान ही लगने लगेंगे, और इन्हीं रूल्स की सहायता से आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपकी जो करेक्शन रेट होगी वो और भी बेहतर होगी, और भी बेहतर, गलती नहीं ही मिले वही सबसे अच्छा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा 12th रूल है कलेक्टिव नाउन के ऊपर आधारित। वैसे देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है, पढ़े तो आप लोग होंगे ही, फिर भी मतलब ये ऐसा कोई ग्रुप है, ग्रुप का नाम है जिसके अंदर पहले से ही कुछ थिंग्स या पर्सन्स होते हैं, पहले से ही। जैसे मान लीजिए आप जब एग्जाम्पल लेते हैं क्लास, तो क्लास से क्या जाहिर होता है कि क्लास होने का मतलब एक टीचर होंगे और उनके क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे, तब न जा कर के क्लास बनेगा। ठीक, क्या हम सोच सकते हैं कि एक टीचर हो और साथ में एक स्टूडेंट हो और इस दोनों को मिला करके हम क्लास कह सकते हैं? ऐसा है मुमकिन? नहीं है। तो जब ये मुमकिन नहीं ही है तो ये क्लास नहीं हुआ। यानी कि जैसे ही हम क्लास नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एक टीचर ज़रूर होंगे और उनके अंदर ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो ठीक वैसे ही हर कलेक्टिव नाउन खुद ब खुद में अगर एक भी हो तो उसके अंतर्गत एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं, तभी वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगर हम एक का नाम लें और उसके अंतर्गत एक ही आए, इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन तो नहीं होगा, ये हमारा कॉमन नाउन होगा, या अगर वो बेचारा दुलारू हुआ तो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, चलिए तो कलेक्टिव नाउन आप लोग समझ गए। अब इससे संबंधित नियम देखिए। तो ऐसे अगर कलेक्टिव नाउन, ये सारे जो वर्ड्स देखिए लिखा हुआ है, ऐसे अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट बन कर के आए तो वर्ब हम सिंगुलर ही चुनते हैं। लेकिन अगर इसके बदले में सेंटेंस में पहले से ही कोई प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो? प्रोनाउन का, तो उस प्रोनाउन को देख करके हम अपने वर्ब को चुनते हैं। देखिए लिखा हुआ है दी ऑडियंस, अगल बगल में कोई प्रोनाउन नहीं है, सिंगुलर मान के हम आगे बढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट, और इसके लिए कोई देखिए प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और वहीं देखिए हमारे अगले एग्जाम्पल में जूरी लिखा हुआ है और इधर देखिए देयर का प्रयोग किया गया है। तो देयर कहाँ से आता है? दे से आता है, और आपको पता है दे क्या है? प्लूरल है। यानी कि हमने ये देयर गवर्नमेंट जूरी के लिए प्रयोग किया और जूरी को हमने क्या माना? प्लूरल, तो उसके अनुसार वर्ब क्या होगा? प्लूरल, यानी कि हम हैव को चुनेंगे। आई बात समझ में? यानी कि अगर इसके लिए कोई प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया हो तब तो आप भाई सिंगुलर का प्रयोग कीजिए, लेकिन अगर इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाए
तब उस प्रोनाउन के अनुसार हम इसे सिंगुलर या प्लूरल कहेंगे। अब ध्यान देने की बात है कि इसी देयर के जगह पर अगर यहाँ पे इट्स का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग, इट्स का, तो इट्स तो सिंगुलर है, तो उसके अनुसार हम हैज़ को चुनते। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। तो ये देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन का दिया गया है यहाँ पे और नाम, और यहाँ सीधा ये कहा गया है कि आप विश्वास कीजिए कि ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल ही होंगे, यानी कि यहाँ पे समस्या ख़त्म कि ये सारे जब भी आएंगे तो आप इसको प्लूरल मानेंगे और हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन से वर्ब, प्लूरल वर्ब, यानी कि ट्राउजर्स आर, ग्लासेस आर, पेजेंट्री वर, कैवेलरी हैव, इस तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये नियम तो आप लोग अनुवाद में कई बार पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव आए उसके साथ दा का प्रयोग हो तो उसको क्या मानते हैं, प्लूरल नाउन, इसीलिए वर्ब भी आता है प्लूरल। तो बिना कोई देर किए देख लीजिए, दी ऑनेस्ट है तो हम भरेंगे आर, द डिसऑनेस्ट है फिर भरेंगे आर, कोई बात नहीं। अगले रूल पे आते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई फ्रेज या क्लाउज सब्जेक्ट बन के आए तो अगर ये संख्या में एक ठो हो, कितना फ्रेज या क्लाउज हो, एक ठो, तो वर्ब को लेंगे सिंगुलर। लेकिन यही फ्रेज अगर दो ठो हो जाएगा या क्लाउज दो ठो हो जाएगा तो फिर हम अपना सिंपल नेम अप्लाई करेंगे कि भाई दो है तो प्लूरल मानिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू और इसको एक्सप्लेन करें। लिखा हुआ है टू कमिट सुइसाइड डैश नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये जो भाग है ये हमारा फ्रेज है, मतलब कि आत्महत्या करना, और वर्ब फिर लिखा है समाधान नहीं है, मैंने आत्महत्या करना समाधान नहीं है, तो ये क्या बन गया, यही बन गया हमारा सब्जेक्ट। और अभी क्या सीखा है कि फ्रेज या क्लाउज अगर आए तो वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर। तो चलिए इस पे टिक लगाते हैं। आगे देखिए फिर लिखा हुआ है कि दैट द प्लैनेट्स हैव नो लाइट डैश ऑलवेज ट्रू। अब ध्यान दीजिए, लिखा है दैट दी प्लैनेट्स हैव नो लाइट, मतलब हुआ कि यह बात कि प्लैनेट्स को लाइट नहीं होता है यह हमेशा सच होता है। तो हमेशा सच क्या होता है, तो हमेशा सच ये बात होती है कि प्लैनेट्स को लाइट नहीं होता है। यानी कि जो सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ है ये खुद ही सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट। और चूंकि ये एक ही है इसीलिए हम वर्ब लेंगे इज। आई बात समझ में। फिर देखते हैं, देखिए लिखा है व्हाट इरिटेट्स मी ऑलवेज डैश, मैंने जो मुझे इरिटेट करता है हमेशा। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखें तो ये खुद एक बड़े से सेंटेंस का हिस्सा है। इसीलिए यहाँ पर ये समूचा ये है हमारा क्लाउज, क्या है, क्लाउज, और ये बन गया है सब्जेक्ट। तो फिर से वही बात, एक क्लाउज आया है इसीलिए हम वर्ब चुनेंगे इज। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बात पे कि अगर फ्रेज या क्लाउज एक ठो हो तो हम वर्ब को सिंगुलर ही लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नियम की तरफ। अब देखिए झट से अगला नियम हमारा आ गया है। ओके, देखिए इस नियम में क्या क्या है। हाँ, दो चार बातें एक साथ लिखी गई है और देखिए एक ही तरह की कई बात है। लिखा है मोर देन वन, फिर लिखा है मोर, फिर प्लूरल नाउन, फिर देन वन। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो
मोर देन वन मैंने क्या, एक से ज़्यादा। अब सीधी बात है कि वन के बगल में तो नाउन हम सिंगुलर ही लिखेंगे ना, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर ही लिखेंगे, कन्फ्यूजन दूर। अगला देखिए, मोर डैश देन वन, मतलब कि यहाँ पर ये हो गया एक्चुअल सब्जेक्ट, और इसके अनुसार वर्ब क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, तो ये मोर देन वन का बखेरा सॉल्व, कि जब भी ये आए देखिए अगर वन के बगल में नाउन है तो सिंगुलर सिंगुलर काम चल जाएगा, लेकिन अगर मोर के बगल में प्लूरल नाउन है तो फिर उसके अनुसार हम वर्ब प्लूरल लेंगे। मीनिंग देखिए सेम ही होता है दोनों का, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, बस ये लिखने का अलग अलग तरीका है और उसी के अनुसार थोड़ा सा रूल में बदलाव। फिर देखिए मेनी आया, मेनी के बगल में नाउन अगर ऐसा आया प्लूरल तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वर्ब प्लूरल ले लेंगे। फिर देखिए मेनी आया, फिर बीच में एन घुस गया, अब एन आपको पता है एन माने एक, तो नाउन क्या ठो होगा, एक, तो वर्ब क्या ठो होगा, एक। कोई बात स्पष्ट? तो इस तरह से आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए मोर देन वन, वन नाइट लिखा हुआ दिख रहा है, बिना एक्स्ट्रा दिमाग खराब किए हम लिखेंगे वॉच। फिर लिखा है मोर नाइट्स, प्लूरल आ गया, खोजिए वर। ए नाइट आया, क्या खोजेंगे, या तो ऑलरेडी देखिए एक ही सही लिखा हुआ है ही, वॉज हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला में आते हैं, लिखा हुआ है मीन्स, ये नोट में है, तो मीन्स का दो मीनिंग है, एक हुआ मीन्स माने तरीका कोई काम करने का, और एक मीन्स माने हुआ आमदनी पैसा। तो जब इसका मीनिंग होता है तरीका, जैसे आप बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब उसको सिंगुलर लेते हैं, लेकिन जब इसका मीनिंग हो पैसा तब इसको लेते हैं प्लूरल। अब क्यों लेते हैं ये अधिक स्पष्ट नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं कि जब इसका मीनिंग पैसा हो तो ढेर सारा पैसा पैसा प्लूरल होगा। देखिए लिखा है द मीन्स एडॉप्टेड बाय यू डैश अनफेयर, मतलब कि तरीका जो आपने अख्तियार किया वो उचित नहीं है, तो ऑफकोर्स ये तरीका है, पैसा तो है नहीं। और क्या बताए, तरीका आएगा तो वर्ब सिंगुलर लेंगे। और आगे में देखिए क्या लिखा है, आ मीन्स डैश टू लो टू सर्वाइव, मतलब कि हमारी आमदनी इतनी कम है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आमदनी में यहाँ पैसा हो गया तो आर भर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं खुशी खुशी। देखिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, यह एक वर्ड आ रहा है एपोजिशन। ठीक है, तो ये एपोजिशन देखिए आपको एग्जाम्पल से बेहतर स्पष्ट होगा, आगे एग्जाम्पल आएगा उसी में आपको समझा देंगे एपोजिशन। यहाँ देखिए यह बस समझना क्या है कि एक कोई आपका सब्जेक्ट आया, ये देखिए सब्जेक्ट, फिर ये कॉमा दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक, फिर कॉमा के बाद इस सब्जेक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर एक कॉमा दिया जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा। तो एक्सप्लेन किसको किए, सब्जेक्ट को ही ना, तो वर्ब किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सीधी बात। तो चलिए ये जो बीच में एक्सप्लेन किया गया है ना सब्जेक्ट को, इसी को बोलते हैं एपोजिशन। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है इंडिया, क्या इंडिया भाई, तो लिखा है वन ऑफ हिस्टोरिक कंट्रीज, यही हो गया आपका एपोजिशन। मैंने इंडिया को थोड़ा एक्सप्लेन किए कि ऐतिहासिक देशों में से एक। लिखा है डैश एज ओल्ड कल्चर, तो एज ओल्ड कल्चर किसका है, कंट्रीज का है कि इंडिया का है, स्पष्ट बात इंडिया का है, तो भाड़िए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो अधिक बखेरा नहीं है, सीधी बात। अगर कॉमा दे के इस तरह से आए तो अब देख लीजिए जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब डालेंगे। सब्जेक्ट देखिए आई, लिखेंगे हम एम। सब्जेक्ट देखिए, हाँ ये आपका एक्सेप्शन वाला हुआ जो ऊपर बताए थे उसका है, ये हो गया। यानी कि अपोजिशन आएगा तो आप सब्जेक्ट देख करके वर्ब लगाएंगे। और देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, व्हाट आई से एंड डू, तो डू मतलब व्हाट आई डू,
डैश माई पर्सनल अफेयर। मतलब देखिए वो आपको जो कुछ देर पहले फ्रेज क्लास बता रहे थे वही का है कि जो मैं कहता हूँ और जो मैं करता हूँ वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो यहाँ दो बात हो गई ना, एक मैं कहता हूँ एक मैं करता हूँ, तो भरेंगे आर। उसी तरह है योर थिंकिंग एंड माइन, माइन मैंने माई थिंकिंग, तो एक फ्रेज ये दूसरा फ्रेज ये, दोनों मिला कौन सा वर्ब, प्लूरल। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज भी देखिए आपका ख़त्म हो गया और हम लोग आ रहे हैं आखिरी पेज पे बचे खुचे कुछ नियम को लेकर के। और देखिए इसमें क्या है आपके लिए। हाँ, यहाँ भी थोड़े भारी भरकम आपको ये फ्रेज लग सकते हैं, लेकिन नियम बेहद आसान। थोड़ा वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। फॉर्मर लिखा हुआ है और लेटर लिखा हुआ है, तो फॉर्मर का ठीक उल्टा होता है लेटर। जैसे कि आपके दो दोस्त, एक का नाम है राधा, दूसरा का नाम है क्या कहें, मोना। ठीक, आपके दो दोस्त, एक का नाम राधा एक का नाम मोना। तो आप कहेंगे कि मेरे दो दोस्त तो हैं, एक राधा है एक मोना है, लेकिन वो जो पहले वाली है वो अक्सर एब्सेंट रहती है और जो दूसरी वाली है उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता। ठीक है, या आपने बोला कि मेरे दो दोस्त हैं, एक राधा और एक मोना। जो पहले वाली है, ठीक, उसको वो अक्सर एब्सेंट रहती है, मैंने पढ़ाई में ठीक है लेकिन एब्सेंट रहती है, पता नहीं किस कारण से। और दूसरी जो है वो आती तो ठीक है लेकिन उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो अब यहीं पे टर्म आता है कि आपने जो पहले वाली बोला उसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर्मर, और आपने जो बाद वाली बोला उसके लिए यूज़ करेंगे लेटर। ठीक है, बस इतना ही आपको प्रयोग देखना है कि हमेशा मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आएंगे और हम दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करेंगे फॉर्मर और लेटर। आगे बढ़ते हैं इसी नियम को लेकर के। तो अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो फॉर्मर और लेटर है ये आएगा तो किसी न किसी नाउन के लिए ही, अकेला तो इसका कोई वजूद होगा नहीं। जैसे आप ही बोलेंगे तो ही तो किसी नाउन के लिए ही ना रहा है, सीधे सीधे हम ही से कोई कहानी लिखना शुरू कैसे कर देंगे। तो उसी तरह से फॉर्मल लेटर भी किसके लिए आएगा, नाउन के लिए, और जैसा नाउन वैसा वर्ब। उसी तरह से फॉलोइंग मैंने निम्नलिखित, जो नीचे में लिखा हुआ है उसके लिए आया है फॉलोइंग। तो नीचे में लिखा हुआ अगर ढेर सारा होगा तो इसको हम प्लूरल मान लेंगे, अगर एक ही होगा तो हम इसको सिंगुलर मान लेंगे। अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब क्या कि कुछ भी चीज़ लिखी गई है और नीचे में कोई आदमी का ऐसे करके दस्तखत किया हुआ है। ठीक, अब दस्तखत एक भी हो सकता है, दस्तखत दूसरा भी हो सकता है, माने दो भी हो सकता है, दस्तखत और भी हो सकते हैं ज़्यादा। तो अगर देखिए अंडरसाइन मैंने हुआ वही कि जिसका दस्तखत हो, तो अगर वो एक ही आदमी होगा तो हम उसको सिंगुलर मान लेंगे, अगर आदमी एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको प्लूरल मान लेंगे। आई बात समझ में? अब इसी को देखते हैं एग्जाम्पल से, यानी कि जो सारे लिखे हुए हैं ना, आपको इनको नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये आए हैं किसके लिए, जिसके लिए आए हैं उसके अनुसार वर्ब होगा। तो हमारा एग्जाम्पल हाजिर है, लिखा है कि बोथ द डॉक्टर एंड द नर्सेज हैव नॉट कम टुडे। तो दो लोग आए, डॉक्टर नर्सेज, दो की चर्चा हुई, मैंने कोई नहीं आया है। अब क्या, द फॉर्मर डैश ऑन लीव, मैंने पहले वाला जो है वो छुट्टी पर है, तो पहले कौन, डॉक्टर साहब, कै ठो हैं, एक ठो, तो वर्ब भी एक लगेगा। द लेटर डैश ऑन स्ट्राइक, अब बाद वाले कौन है, नर्सेज, संख्या एक से ज़्यादा, तो वर्ब भी एक से ज़्यादा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस देख लीजिए कि आखिर ये फॉर्मर और लेटर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है,
बस। अब देखिए लिखा है द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट्स यू टू कम एंड अटेंड द सेरेमनी। माने जो नीचे में जिन्होंने दस्तखत किया है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सेरेमनी में भाग लें। तो चलो देखते हैं किन्होंने साइन किया है। एक रिया ने साइन किया है और एक रचना ने। तो दो आदमी ने साइन किया, यानी कि हम वर्ब चुनेंगे प्लूरल। ठीक है, अगर केवल रिया होती तो हम चुनते सिंगुलर। ठीक है, चलिए अब देखिए बचा खुचा। ये सब आपको कई बार बता चुके होंगे कि जब भी सेंटेंस में आपको बी आए तो आप बी के बगल में V4 ही यूज़ करेंगे। हैव आए तो V3 ही आएगा। डू का फॉर्म में V1 ही आएगा। मॉडल वर्ब आए तो V1 ही आएगा। सोचिएगा ये क्यों बता रहे हैं। तो ये सब है कि अगर आपको वर्ब केवल भरना पड़े तो ये भी चुनने को आएगा ना, इसीलिए। ठीक है, देखिए आखिर में एक और रूल है, लिखा है सी डैश अर्जेंट केयर। अब ध्यान दीजिए, नीड को अगर हम वर्ब माने, कौन सा, मॉडल वर्ब, अगर हमने नीड को मॉडल वर्ब माना तो मॉडल वर्ब के बगल में कौन सा वर्ब फॉर्म लिखते हैं, V1। यहाँ बताइए है कहीं V1? नहीं है ना, यानी कि ये मेन हमारा मॉडल वर्ब नहीं है, तो इसको अब मेन वर्ब मानना पड़ेगा और सी के साथ मेन वर्ब नीड्स लगेगा। और वहीं देखिए यहाँ अब आ गया इसके बगल में वर्ब, यानी कि अब इसको मॉडल वर्ब अब मान सकते हैं, तो लिखेंगे सी नीड केयर। ठीक है, लास्ट में देखिए क्या है कि जब भी कोई कैलकुलेशन हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि 2 2 4 होते हैं, 3 दूना 6 होता है, ऐसा वाला, तो ये सब तो फैक्ट है ना। तो फैक्ट में अधिक हम लोग प्लूरल नहीं सोचते, सीधा समझते हैं कि फैक्ट है मतलब ट्रूथ है, और ट्रूथ है मतलब सिंगुलर उसको लेके चलते हैं। तो लिखा है 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 108 to 10 इज़ 110। ठीक है, तो चलिए रूल्स तो बहुत सारे हो गए। अब इसी तरह से देखिए क्या है कि आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखेंगे, और उसके साथ साथ जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहाँ इस बात का ख्याल रखेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। अगर आपको सही रूल याद आ गया तो फिर सही तो हो ही जाएगा। तो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म, और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ही सही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।